प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को हमने कुछ बॉक्सेस में रखने के नंबर ऑफ वेज पढ़े थे। उसके फिर दो केस पढ़े थे हमने। एक केस था जब एम्प्टी बॉक्सेस अलाउ, सेकंड केस जब एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड। ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसके एप्लीकेशन पे कुछ पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करें। ये मैंने इक्वेशन लिखी पहले, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करने के लिए जो हमने पढ़ा था, देखो नॉन नेगेटिव का इसका मतलब किसी एक की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इसको जीरो मिल सकते हैं, इसको जीरो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसको मिल जाए। यानी ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि 10 तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, 3 बॉक्सेस हो, 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में रखने के जितने भी तरीके हों, और वो कौन कौन से तरीके, जब किसी एम्प्टी बॉक्सेस क्या है अलाउ। ठीक है, यानी इसको जीरो वैल्यू मिल सकती है, इसको जीरो, और इसको कितनी मिल जाए 10 मिल जाए, ये भी पॉसिबल। इसको 10 मिल जाए, इसको जीरो, ये भी पॉसिबल। यानी कौन सा केस लग रहा है इसमें, केस जो हमने पढ़ा था सेकंड वाला, कि जब एम्प्टी बॉक्सेस अलाउ हो। तो डायरेक्ट उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, क्या था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी n की जगह तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर 3 बॉक्सेस सी 3 माइनस वन, यानी 12C2, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ही थोड़ा, बस इसमें हमने क्या किया, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। इस बार मैंने यहाँ 12 कर दिया। तो इस बार का पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट मीन्स इस बार किसी को जीरो नहीं मिल सकते। ऐसा नहीं है कि इसको जीरो मिल जाए, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास, इसको जीरो, सबके पास मिनिमम कितना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी इस बार केस फर्स्ट अप्लाई हो रहा है कि 12 ऑब्जेक्ट को 3 बॉक्सेस में रखने के तरीके, व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसका भी हमने प्रूफ भी पढ़ा था इसका, और डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि n माइनस वन सी आर माइनस वन, एन की जगह कितना हो गया 12, तो ये हो गया 11C2। ठीक है, ये दो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या थी, हमारे पास थी इक्वेशन। इस क्वेश्चन में क्या है, इनइक्वेशन, यानी ये इनइक्वालिटी है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए मैंने देखो ये जो इनइक्वालिटी लिखी है ना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी इन 4 वेरिएबल है यहाँ पे, x y z w, इन चारों का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, या तो 20 से लेस होगा या फिर 20 के इक्वल होगा। ये मतलब है। तो मैंने देखो इन चारों वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया और मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इन चारों की वैल्यू देखो हमेशा या तो 20 के इक्वल थी, 20 के इक्वल है तो अब 20 के इक्वल हो जाएगा, या फिर 20 से लेस थी, तो जितनी लेस थी उतनी हमने इसमें ऐड कर दी। ये क्या चीज़ है, ये टी एक न्यू वेरिएबल है जो इन सब का सम किसके इक्वल कर देगा, 20। सपोज इसकी वैल्यू 18 आती थी पहले इस पूरे की, यानी 20 से कितना लेस थी, 2 था लेस, तो टी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखो टी की वैल्यू कितनी हो सकती है, टी की वैल्यू मिनिमम तो कितनी हो सकती है, अगर ये सारे जीरो था सबका सम, तो टी कितना हो गया, 0। और जब ये सब जीरो हो सकते हैं तो टी खुद कितना हो गया, 20। यानी अब
टी की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20, सेम एक्स की वैल्यू भी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 20 हो सकती है। ये कैसे पता लगा? यहाँ से पता लगा, देखो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 20 हो सकता है। 20 कैसे हो सकता है? जब ये 20 हो जाए बाकी सब 0 हो जाए, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती वैल्यू। तो यानी अब क्वेश्चन हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया? हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कि इसकी बजाय हम इसके सॉल्यूशन निकालें, और कौन से सॉल्यूशन? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किए उस टाइप का बन गया। 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कितने 5 बॉक्सेस में रखना है, और कौन सा केस? जब एम्प्टी बॉक्सेस अलाउ हैं, वो वाला केस। तो देखिए कितने बनेंगे, वही फॉर्मूला n+r-1 c r-1, n की जगह कितना आ गया 20, r की जगह 5 बॉक्सेस हैं यानी 24 c4, ये आंसर होता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो इसी टाइप का ही, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है, आपने पहले भी किया होगा इस टाइप का, बस अब उसको हम पी एंड सी से कन्वर्ट करेंगे कि हाउ मैनी इंटीग्रल पॉइंट्स इन ए ट्राइंगल whose vertices are 0, 0, 0, 21 and 21, 0। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक थोड़ा डायग्राम बना दिया थोड़ा, कि यहाँ पे पॉइंट होगा 21, 0, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 0, 21। यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है कि बोथ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर इंटीजर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना, देखो इन मैंने जब पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ये वाला, यानी पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए ट्रायंगल के, एक तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होने चाहिए। तो उसके लिए देखो हम जाते हैं, इसके अंदर होने के लिए इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, वाई कोऑर्डिनेट वो भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख देते हैं हम, x + y = 21, इस लाइन की इक्वेशन। तो अब पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था हमने कि इसमें जितने भी पॉइंट्स है ये और ओरिजिन ये इस लाइन के एक ही तरफ होंगे। तो देखो अगर आपको याद हो पोजीशन ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि इसको मैंने ऐसे लिखा लाइन को पहले, कि इसमें मैंने ओरिजिन पुट किया 0 + 0 - 21। ठीक है, और इस लाइन में मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट लिया x y, वो पुट कर दिया कि x + y - 21 << 0। सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब 0, देखो दोनों पॉइंट एक ही तरफ होते हैं तो दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, या तो दोनों का साइन पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का साइन नेगेटिव होगा, यानी जो ओरिजिन का साइन है सेम टू सेम वही साइन, और दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये -21 है, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ x + y < 21। जानते हो आपके इनइक्वालिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस से, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया उसका। अब देखिए इधर सोल्व कर रहा हूँ कि x तो ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0, ये कहाँ से, यहाँ से, और एक इक्वेशन ये मिली मेरे को x + y < 21। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, इस टाइप से। ये इक्वेशन उसी टाइप की होगी, देखो जो हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था ना, एक इनइक्वालिटी है, इक्वेशन ये इनइक्वालिटी, तो मैंने इसमें एक वेरिएबल t ऐड कर दिया, x + y + t = 20। ठीक है,
तो अब आप देख के बताओ कि टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो एक्स तो मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, वाई भी मिनिमम 1 हो सकता है। जब ये दोनों 1 हो गए, ये 1 ये 1, तो 2, टी की वैल्यू 21 माइनस 2 यानी 90। तो टी की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होगी और 19 के इक्वल हो सकती है। यानी जब ये 19 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो एक्चुअल में सेम y के लिए भी सेम ही है। y की भी वैल्यू यही होगी, 0 से ग्रेटर बट 19 के इक्वल या लेस, इसके बीच में जितने भी इंटीजर हैं। तो अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखें हम। यानी इसमें देखो x क्या है, 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू हो सकती है, y की भी 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू हो सकती है, t की भी इसी टाइप की वैल्यू हो सकती है। यानी मेरे पास 21 ऑब्जेक्ट हैं, उनको मेरे को 3 बॉक्सेस में पुट करना है और इस टाइप से पुट करना है कि सभी को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो मिले ही मिले। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, वही हमने पढ़ा था n-1 c r-1, n की जगह 21 -1, r कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, यानी 20c2। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 20 × 19 अपॉन में 1 × 2 यानी 190। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये आंसर होगा कि 190 इसमें इंटीग्रल पॉइंट। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइस कैन बी 6। यानी हमारे पास 4 डाइस हैं अलग अलग, उनको हमने उछाला, ठीक है, तो उनके ऊपर जो फेस पे हम वो देख रहे हैं कि नंबर्स जो आ रहे हैं, उन नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो जैसे आप लूडो खेलते हो ना, उसमें डाइस होता है, ये 4, ये इस पे जो नंबर आया वो, इस पे जो नंबर आया, इस पे नंबर आया, इस पे नंबर, चारों नंबरों का सम क्या होना चाहिए, 6। कितने तरीक़ों से हो सकता है ऐसा। तो देखो मैंने क्या किया, इस पे जो नंबर आता है उसको मैंने कहा x1, इस पे जो नंबर आता है मैंने उसको कह दिया x2, इस पे जो नंबर आ रहा है उसको कहा x3, इस पे जो नंबर आ रहा है उसको कहा x4। ठीक है, इन सब का सम क्या होना चाहिए, =6। यानी ये एक इक्वेशन बन गई। देखो x1 + x2 + x3 + x4 = 6। और x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, x1 मिनिमम कितना आ सकता है, अगर डाइस को हम उछालते हैं तो 1 आ सकता है। ठीक है, 1 ही तो आ सकता है, यानी x1 हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो ये 1 1 1 तीनों 1 हो गए, तो फिर ये कितना होगा, ये भी कितना, 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, सेम ऐसे x2 भी क्या होगा, मिनिमम 1 होगा, x3 भी 1 होगा मिनिमम, x4 भी मिनिमम 1 होगा। ठीक, तो अब एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि 6 ऑब्जेक्ट हैं, उनको 4 बॉक्सेस में इस टाइप से पुट करना है कि हर बॉक्सेस में एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कौन सा केस होगा, ये फर्स्ट केस हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कौन से हो गए, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे n-1, n तो कितना 6 -1, r-1, r यानी 4 बॉक्सेस हैं तो 5c3, और यही क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन 3 पर्सन ABC हैव 6 7 8 1 रुपीज़ कॉइन डोनेट 10 रुपीज़ कलेक्टिव। यानी 3 पर्सन है ABC, ए के पास देखो 6 कॉइन है 1 1 रुपए के, बी के पास 7 कॉइन है, ठीक है, सी के पास 8 कॉइन्स, और तीनों को डोनेट करने हैं। तो 10 रुपीज़ कैसे, कितने तरीक़ों से वो डोनेट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट उसका यूज़ नहीं कर सकते कि मैंने ऐसे कह दिया कि ए ने सपोज x1 रुपीज़ डोनेट किए, बी ने मैंने एज्यूम कर लिया x2 कर दिए, सी ने x3 कर दी, इसने x4 कर दी,
और फिर मैंने इन सबका सम 10 कर दिया। अब लेकिन फिर सभी की कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि ए ने x1 रुपीज़ डोनेट किए तो ए मिनिमम तो कितना कर सकता है, 0। भाई अगले की इच्छा नहीं करना चाहता हो कुछ भी डोनेट, तो मिनिमम तो 0 कर सकता है और मैक्सिमम 6 रुपीज़ कर सकता है कि सारे के सारे डोनेट कर दिए। फिर बी की मैक्सिमम भी पॉसिबिलिटी अलग है, वो 7 कर सकता है। सी की कितनी है, 8 है, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, इतना ही है। तो ऐसे हम अब डायरेक्ट नहीं कह सकते कि n+r-1 CR-1 कर दो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर किसी की जो मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, सेम थी। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड हमने पढ़ा था ना, एक मेथड और पढ़ाया था मैंने आपको, देखो इसकी थ्योरी में, कि जिसमें बाइनोमियल का यूज किया था। अब इस क्वेश्चन को हमें उस मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो उससे सोल्व करते हैं। तो कितने 10 रुपीज़ है, तो हम किसका कोफिशिएंट देखेंगे, 10 का देखेंगे, जो भी वेरिएबल पी लिया मैंने। तो देखो नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 10 इन, अब देखो ए पहले जो मैं लिख रहा हूँ, मैं पी की पावर में क्या लिखूंगा, ए जितनी रुपीज़ दे सकता है, ए 0 दे सकता है या 1 दे सकता है, मैक्सिमम 6 दे सकता है। फिर बी भी 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, मैक्सिमम कितना, 7 तक दे सकता है। सेम सी देखो, मिनिमम कितना, 0, फिर 1 और मैक्सिमम 8, इतने। ये जो पावर में लिखे ना, ये लिखें कि ये कितने रुपीज दे सकते हैं। तो ये तो एज इट इज कि कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 10 इन, देखो ये 1 बनेगा, एक जीपी बन गई, 1 माइनस पी की पावर 7 अपॉन 1 माइनस पी, जीपी की 7 टर्म्स का सम, इसमें टोटल टर्म्स 7 है, सेम उसमें 8 टर्म्स का सम, 1 माइनस पी रेज टू पावर 8 अपॉन 1 माइनस पी, फिर 1 माइनस पी की पावर 9 अपॉन में 1 माइनस पी। अगर आपको याद हो, मैंने जब प्रूफ बताया था, ऐसा बाइनोमियल में भी हम करते थे कि p की पावर 6 है, अगर p हम वहाँ कर रहे थे कि उसमें और आगे जोड़ दो, और आगे इन्फाइनाइट तक जोड़ ऐड कर दे अगर पावर्स, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे 10 है। अब देखो ये 6 है, आगे और भी इसमें मल्टीप्लाई में और भी टर्म्स है, वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर p की पावर 10 बना सकती है। सपोज ये अगर अकेला होता तो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पावर अगर 5 होती यानी 6 से पावर लेस होती ना, और अगर ये बाकी दो टर्म्स नहीं होती, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते थे कि इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी मान ली और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो देखो 1 माइनस, ये टर्म्स एज इट इज चल रही है, 1 माइनस पी की पावर 7, 1 माइनस पी की पावर 8, 1 माइनस पी की पावर 9 इंटू 1 माइनस पी की पावर -3। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 माइनस पी की पावर 7 माइनस पी की पावर 8, फिर माइनस माइनस प्लस पी की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 15। अब देखो आप देख रहे हो पी की पावर 10 का कोफिशिएंट और उसमें पी की पावर 15 आएगा। वो पी की पावर 15 अगर किसी और से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी पावर क्या आएगी, 15 से ज़्यादा ही आएगी, यानी उसको हम कंसिडर ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही लिखा मैंने, इंटू 1 माइनस पी की पावर 9, फिर इंटू 1 माइनस पी की पावर -3। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। इसको फिर मल्टीप्लाई किया, देखो 1, फिर माइनस पी की 7 माइनस पी की पावर 8, फिर माइनस पी की पावर 9। ठीक है, अब बाद में ये p की पावर 9, देखो पहले तो 1 को मैंने इन तीनों से कर दिया, इस 1 को इससे किया तो ये आ गई। ठीक है, फिर मैंने इस p की पावर 9 को इस 1 से किया तो माइनस का p की पावर 9, फिर इस माइनस p की पावर 9 को इससे और इससे करूँगा तो जो पावर आएगी वो क्या आएगी, p की पावर 10 से ग्रेटर आएगी, उनका फिर कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उनको मैंने फिर नेगलेक्ट कर दिया, इंटू 1 माइनस पी की पावर -3।
अब यहाँ लिखता हूँ देखो कि कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 10 इन 1 माइनस पी की पावर 7 माइनस पी की पावर 8 माइनस पी की पावर 9 और इंटू 1 माइनस पी की पावर -3। इस सबको रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब हमें चाहिए देखो p की पावर 10 का कोफिशिएंट। p की पावर 10 कैसे आएगा, जब ये 1 इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई हो। देखो अब मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 10 इन 1 माइनस पी की पावर -3। ठीक, फिर जब ये माइनस पी की 7 किससे मल्टीप्लाई हो, p की पावर 3 से, यानी माइनस में कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 3 इन 1 माइनस पी की पावर -3। ठीक है, बाद में यहां लिख रहा हूं देखो ये, फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ p की पावर, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, p की पावर 10 है, ये p की पावर 8 है, यानी ये p की पावर 2 से हो, तो कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 2 इन 1 माइनस पी की पावर -3। और ये किससे मल्टीप्लाई हो इसमें, p की पावर 1 से, यानी कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 1 इन 1 माइनस पी की पावर -3। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, अगर मैं एक सेकंड के लिए उसका एक्सपेंशन लिखूं पूरा, 1 माइनस पी की पावर -3 का, तो 1, फिर RC1 होता था 3C1 इंटू पी, फिर 3 प्लस 1 C2 p की पावर 2, फिर 3 प्लस 2 C3 p की पावर 3, ऐसा इस टाइप चलता जाएगा ना। देखो पहले p आएगा, फिर p की पावर 2, फिर p की पावर 3, तो जब ये 1 p की पावर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर 10 बनेगी, जब ये p की पावर 7 उसके p की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तब ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं देखो, अब इसमें 1 माइनस पी की पावर -3 में p की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आएगा, दिए हमने पढ़ा था देखो, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, यहाँ पे n तो कितना है 10, 10 प्लस r कितना है 3 -1 सी 3 -1, फिर p की पावर 3 का कोफिशिएंट इसमें, तो वो देखिए 10 प्लस 3 सॉरी 10 प्लस p की पावर 3 का कोफिशिएंट है ना, तो 3 प्लस 3 -1 सी 3 -1, फिर माइनस इसमें p की पावर 2 का 2 प्लस 3 -1 सी 3 -1, फिर इसमें 1 प्लस 3 -1 सी 3 -1। पूरा और सिंप्लीफाई करूं तो देखो 10 प्लस 3 ये हो गया 12C2 माइनस 9 -1 8C2, फिर माइनस 5 यानी 4C2, फिर माइनस 3C2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है 47, यानी फाइनल कैलकुलेशन आएगी 47। क्लियर।